सो हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों से मिल रहे हैं बिकॉज कुछ टाइम से हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट आज कोशिश करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें हम एक प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर चुके थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। एंड आई होप आप लोगों ने वहाँ तक उस सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम उससे आगे समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसे समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इन सभी पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए और इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स पे आना पड़ेगा। लाइक फर्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड सेकंड इज एलिवेशन। दो चीजों को समझा रहा है ये टर्म, बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन। तो सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट, देखिए बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल सा मतलब क्या है कि लाइक मान लीजिए यहां पे हमारे पास पर्टिकुलरली एक लिक्विड है और ये लिक्विड कैसा है, वॉलेटाइल। दिस इज अ वॉलेटाइल लिक्विड, ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बन रहा है। अब ऊपर से क्या है, एटमॉस्फेयर भी एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। तो बहुत ही लेम टर्म में अगर हम इसे पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का, जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल होगा टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is equal to atmospheric pressure. So like this is called your boiling point. अब आते हैं हमारी कॉलिगेटिव कंडीशन में और उसे यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो होता क्या है यहाँ पे, हम यहाँ पे इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। लाइक देखो ये हमारे पास ना एक प्योर सॉल्वेंट है, दैट इज कॉल्ड प्योर सॉल्वेंट, और वो भी कैसा, वॉलेटाइल। ये हमारे पास एक प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट है। क्लियर? और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन के अंदर यही सॉल्वेंट जो हमने यहाँ यूज किया था, यही सॉल्वेंट हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं, सेम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, बट इसमें हमने ऐड कर दिए, ऐड नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो इसके अंदर हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया है। तो लाइक कुछ अमाउंट हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का कर दिया है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब जिसकी वजह से वेपर प्रेशर प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल। लेकिन जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है, सॉल्वेंट इज योर वॉलेटाइल। तो आपको पता है कि लाइक यार नॉन वॉलेटाइल एंड वॉलेटाइल, एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। ओके तो अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, बॉईल करने की कोशिश करते हैं। अब आप खुद एज्यूम करिए कि क्या फर्क पड़ेगा दोनों में। लाइक हम दोनों का टेम्परेचर जो है उसे इंक्रीज कर रहे हैं, सपोज टू बी, लाइक हम इन दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि इन दोनों में से जल्दी बॉईल कौन हो जाएगा, खुद सोचिए। तो देखो सिंपल सा रीजन है, ये जो होगा जल्दी बॉईल हो जाएगा, ये जल्दी बॉईल हो जाएगा। कौन सा, प्योर सॉल्वेंट। आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि एक सिंपल सा रीजन क्या है, इसके पास सारे पार्टिकल्स जो सरफेस के हैं वो कैसे हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स वॉलेटाइल हैं। वॉलेटाइल का मतलब वेपर प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब सारे वेपर प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होने वाला है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन से ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में ये पार्टिकल्स जो हमने ऐड किए हैं दीज आर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वेपर प्रेशर को प्रोड्यूस करने में,
और अगर ये वेपर प्रेशर को प्रोड्यूस करने में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं तो जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं जो वेपर प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पहले के कंपैरेटिवली कम हो चुके हैं, बिकॉज उसमें कुछ पार्टिकल्स आपके नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के भी ऐड है यहाँ पे। तो इसका मतलब सिंपल है कि लाइक वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो यहाँ पे ग्रेटर है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, बिकॉज इसके अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रखा है। अब अगर जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसको बॉईल करवाना आसान है, वो जल्दी बॉईल हो जाएगा, बिकॉज उसका वेपर प्रेशर जल्दी ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, क्योंकि यहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो इट मीन्स लाइक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जिसको हमने कंसिडर किया है, दिस इज लाइक T नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? अब ये वैल्यू क्या होगी, ये कम होगी एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड हियर वी कंसिडर एज TS। क्लियर हो रही है चीज? तो इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। अब ये जो सोल्यूशन है इसका जो ये बॉइलिंग पॉइंट है ये इंक्रीज किस वजह से हुआ? ड्यू टू एडिशन ऑफ दीज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अगर ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड नहीं होता तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं होता। तो इट मीन्स, अब ध्यान से समझना, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ है, बढ़ गया है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि दोनों के बीच में कितने टेम्परेचर का डिफरेंस रहा होगा रिगार्डिंग देयर बॉइलिंग पॉइंट, TS का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू T नॉट, मतलब प्योर सॉल्वेंट। इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब है कि कितना टेम्परेचर सॉल्यूशन का इंक्रीज हो रहा है, किसके कंपैरेटिवली? सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली। क्लियर? कितना इंक्रीज हुआ है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट रिप्रेजेंट योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब इसे हम इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकली अगर बात करते हैं तो देखिए मैथमेटिकली किस तरीके से हम इसे देखते हैं, सिंपल। तो ये जो आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज कॉल्ड डेल्टा TB। तो देखो ये मैथमेटिकली किसके इक्वल है? दिस इज द मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। इसका मतलब ये आप लोगों को काफी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, लाइक डेल्टा TB, दिस इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये किसके प्रोपोर्शनल है? मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है सिंपली कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ कि कितना वो एलिवेट करेगा। और यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट मेथड है जो यूज किया जाता है कंसंट्रेशन के लिए वो कौन सा होता है? मोलल का मतलब हो गया मोलैलिटी। तो इट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। दिस स्मॉल m रिप्रेजेंट योर मोलैलिटी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज होता है दिस इज कॉल्ड KB, और यहाँ पे आपके पास M। अब इस KB की अगर हम बात करते हैं तो KB क्या है, तो उस KB को यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। KB का मतलब है यहाँ पे दिस इज कॉल्ड मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। और इसका एक और नाम होता है, इसको ये भी बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसके दो नाम हैं। तो अगर आपसे पूछते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कभी निकालना है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड दी KB। क्लियर हो गई ये चीज यहाँ तक? अब मैं अगर मोलैलिटी को थोड़ा सा और चेंज करना चाहूँ, सो वी कैन राइट हियर दिस इज लाइक KB, और मोलैलिटी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ओके, तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा और चेंज करना चाहे तो मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बाकी आप लोगों को पता है दिस इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ TB। तो इसका मतलब ये क्या आपको गिवन दिया है यहाँ पे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे जो लास्ट चीज जो हमें देखनी है यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, दैट इज द ग्राफ। और ये जो ग्राफ है इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जाम में मोस्टली आपसे पूछा जाता है, ये आपको बनाने के लिए आता है। तो ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ होता है इन बिटवीन दी वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर।
एंड दिस इज सिंपली द ग्राफ। जो लाइन ऊपर की तरफ बन रही है दैट इज योर सॉल्वेंट एंड हियर इज योर सोल्यूशन। अब देखिए जो ग्राफ है इट रिप्रेजेंट योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किस तरीके से देखो, हम क्या करते हैं, दिस इज द वेपर प्रेशर। हमने एक कांस्टेंट वेपर प्रेशर की वैल्यू ले ली है दोनों के लिए फॉर सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। सो नाउ वी कैन ड्रॉ अ सिंपल स्ट्रेट लाइन। सो लाइक इसे थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब इस पॉइंट पे हमें क्या क्लियर हो रहा है, अगर सपोज टू भी ये पॉइंट आप कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं। राइट नाउ आई एम कंसिडरिंग हियर, सो दैट मीन्स ये लाइन हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि इस पॉइंट पे इसका भी वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का एंड सोल्यूशन का दोनों का क्या है, सेम है। बिकॉज आप ये देख रहे हैं लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ हो रही है। लेकिन अब इस वेपर प्रेशर को प्रोड्यूस करने के लिए इसे टेम्परेचर कितना लग रहा है, दिस इज द टेम्परेचर एंड हियर इन दिस केस ऑफ सोल्यूशन दिस इज द टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो टेम्परेचर है किसका है, सॉल्वेंट का, एंड दिस इज द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। और आप देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर सोल्यूशन का आ रहा है सेम वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए वो ज्यादा आ रहा है और सॉल्वेंट का क्या आ रहा है, कम आ रहा है। दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों के बीच में जो ये टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है दैट इज कॉल्ड डेल्टा टीबी एंड दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गया किस तरीके से। तो हमने यहाँ वेपर प्रेशर ड्रॉ किया, यहाँ टेम्परेचर ड्रॉ किया, और अब इस ग्राफ में हमने क्या किया, कांस्टेंट वेपर प्रेशर की वैल्यू ली। उस वेपर प्रेशर पे देखा कि सॉल्वेंट का टेम्परेचर कुछ इस तरीके से है और सेम वेपर प्रेशर पे जो सोल्यूशन का टेम्परेचर है वो कुछ अलग आ रहा है और ज्यादा एक्सीड आ रहा है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। सो नाउ द डिफरेंस बिटवीन दी सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट दैट रिप्रेजेंट योर डेल्टा टीबी, जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो आई होप सो अभी तक आपको समझ में आ चुका है पूरी तरीके से कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और इसी तरीके का हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे अब हम समझ लेंगे। अब हम समझते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट देखिए सेम कंडीशन है जैसे हमने पीछे बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है, एग्जैक्टली सेम चीज हमें यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी पढ़नी है और से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को क्या होता है। तो सबसे पहला टर्म है यहाँ पे हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ द फर्स्ट टर्म इज फ्रीजिंग पॉइंट। सो फर्स्ट यू शुड बी अवेयर अबाउट अ फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? सो स्टूडेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, सबसे पहले आपको ये बताना है। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट को पहले समझते हैं होता क्या है। जिन लोगों को नहीं पता है तो वो समझिए। फ्रीज करने की बात कर रहे हैं तो फ्रीज में यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं, दो चीजें होती हैं हमारी स्टेट्स, एक होती है सॉलिड और दूसरी है लिक्विड। तो हम ये कह सकते हैं कि हम किसी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो रही है, फ्रीज हो रही है। जैसे वाटर को आइस में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड फ्रीज। क्लियर। अब सोचिए कि अगर हम किसी लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। उस सिचुएशन पे अगर दोनों का प्रेशर बराबर होता है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर हो रही है। इट मींस जो आपका प्रेशर है लिक्विड का अगर वो इक्वल हुआ टू द प्रेशर ऑफ सॉलिड तो उस पॉइंट को हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर। तो यहां पे जो आपका प्रेशर है इट मींस हम कह सकते हैं पॉइंट एट विच और आइदर वी कैन से टेम्परेचर at which pressure of liquid is equal to the pressure of solid is called freezing point. Okay, so this is like a kind of temperature at which the pressure of liquid is equal to the pressure of solid. Okay, this is called freezing point. अब वही पुरानी कंडीशन है, उस पुरानी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सोचना है यार। बड़ा सिंपल काम है जो अभी आपने पीछे किया था उसी को दोबारा एक बार हम यहाँ पे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, सेम कंडीशन जैसी हमारी पहले थी सेम कंडीशन ले लेते हैं। दिस इज योर प्योर सॉल्वेंट। ये क्या था आपके पास, दिस वन इज योर वॉलेटाइल। ओके, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी, और ये क्या है, सोल्यूशन दैट मीन्स वी ऐड सम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो यहाँ पे हमने ऐड कर रखे नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। ओके, आई होप सो क्लियर होगा। तो अब हमने कंडीशंस क्या देखी थी, सिंपल प्योर सॉल्वेंट है तो वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, इट शुड बी हायर देन सोल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे जो नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल्स हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो वी कैन से वेपर प्रेशर ऑफ
vapor pressure of pure solvent is greater than vapor pressure of solution. ओके अब देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर पे भी फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर पे भी बहुत ज़्यादा हमें फर्क देखने को मिलेगा। अब वो क्या देखने को मिलेगा, ये जो आपका सॉल्यूशन है ये काफ़ी कम टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होगा, क्योंकि इस पे क्या है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड होता है। तो इसका जो प्रेशर है, आपको देखो ना, प्रेशर को क्या करना है, इक्वल करना है। तो आप खुद समझिए, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, ठीक है ना, इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ सॉलिड। तो आप इस कंडीशन में समझिए इस चीज को, ये पॉइंट की जगह पे था, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को समझिए ध्यान से कि लाइक अगर मैंने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया तो उस सिचुएशन पे मेरा टेम्परेचर जो होगा वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दी टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज जो सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और जो सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर कम है कहीं ना कहीं। तो इट मीन्स हम सिंपली कह सकते हैं कि यहां पे जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होगा, कम होगा, और जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होगा वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, बिकॉज जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो ज्यादा है। क्लियर, तो इट मीन्स इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होने वाला है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहीं ना कहीं कम होने वाला है। क्लियर हो रही चीज, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक एक फ्रीज हो रहा है 0 डिग्री पे तो एक फ्रीज हो रहा है -4 डिग्री पे। सो दैट मीन्स इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, इसके कंपैरेटिवली इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया इस सिचुएशन पे। ओके, आई होप सो यहां तक टर्म आपको क्लियर हो चुका होगा कि जैसे ही हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया तो हमारा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ही वेपर प्रेशर कम हुआ तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी जो सोल्यूशन का है वो हमें कम देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब इसको हमने कंसिडर किया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को हमने कंसिडर कर लिया लाइक T0F, और इसकी अगर हम बात कर रहे हैं, इसको हमने कंसिडर किया, दिस वन इज लाइक TSF, ठीक है ना। तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट को हमने कंसिडर कर लिया और ये कंसिडर कर लिया हमने प्योर सॉल्वेंट के। अब हमें पता है कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो चुका है। अब कितना कम हुआ है अगर हमें उसे मेजर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, T0F माइनस, यही करना पड़ेगा ना। तो अब इस सिचुएशन पे ये जो हम देख रहे हैं डिफरेंस, जो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में आ रहा है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। तो जो भी अब यहाँ पे देखा है आपने, क्या हुआ कि जो सोल्यूशन से हमें मतलब है, जहां पे हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं, तो उस सिचुएशन पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया आपका, कम हो गया। तो अगर कोई चीज कम हो गई तो उसे क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। वो भी क्या हुआ डिप्रेशन, किस चीज का, फ्रीजिंग पॉइंट का, वो भी किसका, सोल्यूशन का। क्लियर हो रही है ये चीज। सो दिस इज लाइक डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस दिस। मैथमेटिकली जैसे हमने पीछे देखा था सेम चीज है यार, यहाँ भी इसमें कोई चेंज नहीं है। इट मीन्स डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी लिख दिया मैंने यहाँ पे, आपको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, चाहे तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, जिसको मोलैलिटी के टर्म में आपको लिखना है। फिर यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज KF, और साथ में मोलैलिटी। क्लियर, KF जो होता है यहाँ पे सेम चीज, इसका नाम होता है यहाँ पे, इसको या तो आप बोल सकते हैं मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, और वी कैन से there is one alternative name that is called cryoscopic constant। तो अगर आपसे कहीं पे भी पूछते हैं यार व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो समझ जाना हम इसी की बात कर रहे हैं, KF की। अब इसको थोड़ा सा अगर और ओपन करना है तो आप इसे ओपन कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे भी किया अभी बॉइलिंग पॉइंट में। मोलैलिटी की जगह पे लिख दीजिए आप मोल्स ऑफ सोल्यूट, एंड हियर वी कैन राइट द मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ओके, तो इस फॉर्मूले पे दिस इज योर मैथमेटिकल फॉर्मूला, जिसके अंदर आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके जो भी आपको न्यूमेरिकल्स देंगे उसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिगार्डिंग द ग्राफ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। सो लाइक हियर वी कैन राइट वेपर प्रेशर, हियर इज योर टेम्परेचर। नाउ अगेन दिस इज द ग्राफ, लाइक जैसे हमने पीछे बनाया था, दिस वन इज योर सॉल्वेंट
and this one is your solution, like same. और ये जो लाइन है दैट रिप्रेजेंट योर फ्रीजिंग, ये रिप्रेजेंट कर रही है फ्रीजिंग को यहाँ पे, क्लियर। तो अगर हम फ्रीजिंग को देखते हैं तो देखिए इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, यहाँ पे आपका सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है एंड हियर योर सॉल्यूशन। सो नाउ हियर इन दिस कंडीशन, नाउ दिस इज द टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट जिसपे वो फ्रीज हो रहा है, एंड हियर इज द टेम्परेचर वेयर योर सॉल्यूशन फ्रीज, योर सॉल्यूशन फ्रीज। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है वो कम आ रहा है एज कंपेयर टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट पर्टिकुलर डिफरेंस इज रिप्रेजेंट योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो आपको सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए, फिर कंडीशन पता होनी चाहिए कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, सॉल्यूशन का जिसके अंदर हमने नॉन वोलेटाइल ऐड किया हुआ है, या फिर सॉल्वेंट का, और क्यों कम होगा वो अभी हमने चेक किया, ठीक है। फिर फाइनली आपको पता होना चाहिए इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, जिसके थ्रू आपके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में कंफर्म पूछे जाते हैं। एंड फाइनली रिगार्डिंग द ग्राफ, कि वो ग्राफ किस तरीके से है जो आपके इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां तक हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी कवर कर लिया है। तो अब हम समझते हैं हमारी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए टर्म आता है सबसे पहले ऑस्मोसिस। जिन लोगों के पास बायो है उन लोगों ने डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस टर्म शायद पहले पढ़ा होगा, क्लियर। और जिन लोगों के पास बायो नहीं है उन्होंने ऑस्मोसिस पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बट डिफ्यूजन जरूर पढ़ा हुआ होगा, ठीक है ना। क्लास 10th में भी यूज होता है बायो के अंदर। तो यहां पे हमारे पास टर्म आता है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में देखिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उसे समझते हैं। ये उसकी डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन को बाद में देखेंगे, पहले एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहां पे हम कंसिडर करने वाले हैं, दिस इज लाइक, यहां पे हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन ले लिया, सपोज टू बी दिस इज योर सॉल्यूशन वेयर वी ऐड सम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है ना। जैसा हम नॉर्मल कंडीशन में लेते थे, तो ये आपका एक सॉल्यूशन है जहां पे हमने ऐड कर रखे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, क्लियर। यहां पे हमने ले लिया प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे ले लिया प्योर सॉल्वेंट, ओके। एंड दिस, ये जो हमारा सेपरेशन हो रहा है इन दोनों के बीच में, दैट इज योर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसके बारे में आपने सुना होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में। सेमी परमेबल मतलब हर एक चीज को परमिट ये नहीं करती है, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट को परमिट करती है कि वो सॉल्यूशन के अंदर आ सके, ठीक है ना, और बाकी पार्टिकल्स को परमिट नहीं करती है। सेमी मतलब हाफ, ये नेचुरल भी होती है और ये सिंथेटिक भी होती है। इसका मतलब नेचर से भी मिलती है और हम इसे सिंथेटिकली बना सकते हैं, ठीक है। तो लाइक अगर हम नेचर वाली बात करें, फॉर एग्जांपल हमारी स्किन है, ठीक है ना, यहाँ पे कौन से होते हैं, एडिपोज टिश्यू। तो इस सिचुएशन पे जब ऑयल यहाँ पे कलेक्ट होता है तो ऑयल तो अंदर चला जाता है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर नहीं जा पाते। सो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओके। सो लाइक यहाँ पे समझते हैं हमें किन टर्म्स को समझना है। सबसे पहले सॉल्यूशन इस तरफ जहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड है, हियर दिस इज योर प्योर सॉल्वेंट एंड दिस वन इज योर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि यार जब भी प्योर सॉल्वेंट होगा तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है। सो दैट मीन्स वेपर प्रेशर यहाँ पे जो होगा प्योर सॉल्वेंट का वो हाई होगा, और इसका क्योंकि यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड है तो इसका क्या होगा, लो वेपर प्रेशर होगा। तो देखिए जब भी हम फ्लो की बात करते हैं ऑस्मोसिस के अंदर, तो यहां पे फ्लो हमें देखने को मिलता है फ्रॉम हायर वेपर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इसका मतलब कोई भी चीज हाई से लो की तरफ जो है वो मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी है, पानी है तो आप देखेंगे पानी को अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है पानी, तो इट मीन्स उसके लिए आपको किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, पानी ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। तो फ्रॉम हायर टू लोअर। लेकिन अगर इसी पानी को लोअर टू हायर लाना पड़े, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाना पड़े, तो उसके लिए मोटर की जरूरत पड़ती है हमें। सो दैट मीन्स अगर किसी चीज को हायर टू लोअर लेके जाना है तो बहुत सिंपल काम है, वो फिनोमेना नेचुरली हो जाता है। तो सेम सिचुएशन यहां भी होती है।
यहाँ पे क्या है आपके पास प्योर सॉल्वेंट जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये परमिट करती है सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को किस तरफ जाने के लिए, सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए। तो इस सिचुएशन पे हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि लाइक ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं ये यहाँ मूव करने लग जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है? बिकॉज इनका प्रेशर ज्यादा है, उसका प्रेशर कम है, तो सॉल्वेंट जो होंगे वो सॉल्यूशन के अंदर एंटर करने लगते हैं थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। समझ में आया कुछ? अब डेफिनेशन पे आते हैं। फिनोमेना इन विच फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो कौन फ्लो कर रहा है? सॉल्वेंट। किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के। फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। कहां से कहां तक? प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन की तरफ आ रहा है एंड दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा? तो देखिए प्रेशर exerting by solution side on semi-permeable membrane to stop the flow of solvent is called osmotic pressure। क्लियर हो गया टर्म? नहीं हुआ है तो मैं समझाता हूँ। देखो एंड रिप्रेजेंटेड बाय पाई। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है? यहां पे हमने देखा कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जो है यहां मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो अगर मैं सॉल्यूशन साइड से इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करूं जितना प्रेशर ये सॉल्वेंट एक्सर्ट कर रहा है, तो ये सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इसका जो फ्लो है वो रुक जाएगा कहीं ना कहीं। कहां पे? इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे। जो भी मैं प्रेशर एक्सर्ट करूंगा इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे जिसकी वजह से ये जो फ्लो है सॉल्वेंट का वो रुक जाए, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। Pressure exerting by solution side on semi-permeable membrane to stop the flow of solvent is called osmotic pressure and it is represented by pi। समझ में आ गया? तो इसका मतलब जैसे ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे तो ये जो फ्लो होगा वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। अब देखिए मैथमेटिकली अगर हम बात करते हैं इसे समझने के लिए, मैथमेटिकली तो इसका जो एक्सप्रेशन है, जैसे हमें वैल्यूज निकालने के लिए एक्सप्रेशन चाहिए होता है, सो लाइक दिस पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। आप समझ लीजिए दिस पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड C रिप्रेजेंट द concentration ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। लेकिन कंसंट्रेशन हम किसी ना किसी टर्म में तो लेते ही थे, तो ये कौन सी कंसंट्रेशन होती है? मोलर कंसंट्रेशन। मतलब हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग दी मोलैरिटी। सो हियर द C रिप्रेजेंट योर मोलैरिटी, नॉट मोलालिटी जो हमने पीछे लिया हुआ था। और हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब भी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। सो हियर वी यूज RT। R इज योर गैस कांस्टेंट एंड हियर T इज योर टेम्परेचर एट विच दिस ऑस्मोसिस प्रोसेस हैपन। क्लियर? तो जे T आपको एक टेम्परेचर है जिस पे ये ऑस्मोसिस का पूरा प्रोसेस चल रहा है, दैट रिप्रेजेंट योर टेम्परेचर T। R इज योर गैस कांस्टेंट एंड C इज योर कंसंट्रेशन एंड हियर द कंसंट्रेशन इज योर मोलैरिटी। ओके, तो लाइक जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है एंड यू हैव टू फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस, देखो सिंपल अगर हम रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है? प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, नाम से क्लियर हो रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इस सिचुएशन पे सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जो है वो मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जब भी हम अभी तक देखो क्या हो रहा था, जब हम बात करते हैं एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, वैसे ही लिटरली आपको पूरा चीजें क्लियर हो जाएगा। देखो
इस कंडीशन को समझो, लाइक पहले हमारे पास ना इसका वेपर प्रेशर जो था वो ज़्यादा था, इसका प्रेशर ज़्यादा था एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन। मान लो इसकी वैल्यू 10 थी और इसकी वैल्यू 8 थी, ठीक है। तो हमने देखा कि जो फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है। फिर जब हमने इस वैल्यू को 10 कर दिया सॉल्यूशन की भी, तो इस प्रोसेस को हमने बोला ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। इस प्रेशर को हमने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर ये वैल्यू एक्सीड कर जाती है, मान लो ये वैल्यू 12 हो गई, मतलब ये आपके सॉल्वेंट से ज़्यादा हो गई इसके प्रेशर की वैल्यू सॉल्यूशन की, तो उस सिचुएशन में फ्लो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका मतलब ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है बाय सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इफ इट एक्सीड फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्सीड देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन प्रोसेस क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जो होगा वो फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो कंडीशन यहाँ क्या होनी चाहिए, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज़्यादा आपका प्रेशर होना चाहिए। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हो गया जब सॉल्यूशन का, तो उस सिचुएशन पे कंडीशन बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। अब एक फाइनल चीज़ जो हमें यहाँ ऑस्मोसिस के अंदर पढ़नी होती है उसे समझ लेते हैं फाइनली। वो होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसके अंदर 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ओके, अब इस सिचुएशन में क्या है, आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है इक्वल, ठीक है ना। तो आइसोटोनिक यहां पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम थोड़ा ध्यान से समझे, 2 सॉल्यूशन है, अगर दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है, 2 सॉल्यूशन और दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर जब बराबर होता है, सो वी कैन कंसिडर एज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गई चीज। तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन है और उन दोनों सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है वो हम देख रहे हैं उन दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, सो वी कैन कंसिडर एज एन आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वी कंसिडर एज एन हाइपरटोनिक। क्लियर हो गई चीज। तो उन दोनों में से जिसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वी कंसिडर एज एन हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा सो वी कैन कंसिडर एज एन हाइपोटोनिक। तो इसका मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे कम हो रहा है, कम वाले को बोलते हैं हाइपोटोनिक, ज्यादा वाले को हाइपरटोनिक और बराबर को आइसोटोनिक। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। दिस इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑस्मोसिस, जिसके अंदर हमने सबसे पहले ऑस्मोसिस को समझा, जहां पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक सॉल्वेंट मूव कर रहा था, कहां पे, सॉल्यूशन के अंदर। फिर हमने समझा ऑस्मोटिक प्रेशर को, ये प्रेशर वो था जो सॉल्यूशन एक्सर्ट करता है इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। फिर उसके बाद हमने इसके फॉर्मूले को समझा, दिस इज पाई इज इक्वल टू CRT। हियर योर C रिप्रेजेंट योर मोलैरिटी। क्लियर, R इज योर गैस कांस्टेंट, T इज योर टेम्परेचर एट केल्विन, ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हमने समझा था रिवर्स ऑस्मोसिस को। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब प्रोसेस उल्टा हो चुका है। फिर आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। तो आज हम पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे से, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप इसके रिगार्डिंग मुझे टेक्स्ट ज़रूर कर सकते हैं। और एक और चीज़, या तो फिर कमेंट बॉक्स सेक्शन पे लिख दीजिए कि आपको जिस भी टॉपिक में डाउट है, मैं पूरी कोशिश रहेगी कि उसे क्लियर करने की। और इसके बाद अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और एक एक टर्म को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट हमने कवर करने की कोशिश करी है। सो टिल देन, बाय बाय।